हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित इलेक्ट्रिकल क्लासेस। एक बार फिर आपका स्वागत है। आई होप कि पिछली वीडियो आपको हिस्टैरिसीस मोटर की अच्छे से समझ आ गई होगी और स्टेपर मोटर भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज अपनी लास्ट एंड फाइनल मोटर है जो कि रिलक्टेंस मोटर है। आज अपने इस मोटर को कंप्लीट करवा देंगे, तो इसके बाद लगभग अपनी सिंगल फेज मोटरें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, हो सकता हो कि उसकी वीडियो भी एक आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं रिलक्टेंस मोटर के बारे में। इसको तीन नामों से जाना जाता है। ठीक है, कितने नामों से? तीन। रिलक्टेंस मोटर कह लो, प्रतिस्तंभ मोटर कह लो, या अनिच्छा मोटर कह लो। अनिच्छा मोटर कह लो, प्रतिस्तंभ मोटर कह लो, या रिलक्टेंस मोटर कह लो, एक ही बात है। तो इनके नाम थोड़ा ध्यान रखना। रिलक्टेंस मोटर हो गया, प्रतिस्तंभ मोटर हो गया, अनिच्छा मोटर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो नाम से आपको पता लग गया होगा, रिलक्टेंस मोटर जिसकी अपनी बात करने जा रहे हैं उसके नाम से ये तो क्लियर हो गया कि रिलक्टेंस, कहीं ना कहीं आपने इसको एस से प्रदर्शित किया होगा कब, जब आपने मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा आपको इसके बेसिक बता दूं कि रिलक्टेंस होता क्या है। देखो, आपके पास दो सर्किट होते हैं, एक होता है वैद्युतिक सर्किट और एक आपका होता है चुंबकीय परिपथ। चुंबकीय परिपथ और वैद्युतिक परिपथ में मैं क्या समानताएं बता रहा हूं, क्या इक्विवेलेंसी कर रहा हूं, वो ध्यान देना। कि जैसे आपका यहां करंट चलता है, पर यहां आपका क्या चलेगा? फ्लक्स चलता है। यहां आपका वोल्टेज चलता है जिसे आप EMF द्वारा डिनोट करते हो। यहां आपका MMF चलता है। क्या चलता है? MMF, यानी यहां इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहां मैग्नेटोमोटिव फोर्स। यहां आपका R, यानी कि जिसे आप प्रतिरोध कहते हो, यहां प्रतिरोध जो होगा चुंबकीय परिपथ का, वह क्या कहलाएगा? रिलक्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिलक्टेंस। इसको यहां प्रतिरोध को R से दर्शा रहे थे, यहां रिलक्टेंस को जैसे S से दर्शाएंगे। किससे? S से। अब अपने एक सिमिलरिटी ये देखते हैं कि प्रतिरोध यानी R बराबर आपका फॉर्मूला होता है V/I, यानी कि यहां पर आपका आ गया वोल्टेज बटे एम्पियर। क्या आ गया? एम्पियर। अगर मैं यहां समानता लाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर जैसे मैंने वोल्टेज रखा, वोल्टेज की जगह मैं क्या रखूंगा? MMF। क्या रखूंगा? MMF। नीचे मैंने क्या रखा? एम्पियर, यानी करंट। करंट यानी कि यहां क्या करंट का समानता? फ्लक्स। MMF बटे 5। MMF का जो मात्रक होता है वो होता है 80 एम्पियर टर्न। क्या होता है? एम्पियर टर्न। और फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो यहां से जो अपना एम्पियर टर्न प्रति वेबर निकला है, वही आपकी रिलक्टेंस की क्या है? इकाई है। क्या है? इकाई है। तो ये आपको पता लग गया होगा कि ये जैसे प्रतिरोध धारा के रास्ते में रुकावट होता है, वैसे ही इस मोटर का सिद्धांत भी कुछ ऐसा ही है। इस मोटर को रिलक्टेंस मोटर क्यों कहा गया, वो मैं आपको एक अच्छे से तरीके से समझा दूंगा। आई होप कि आपको समझ आएगी। वही दो चीजें, रोटर, स्टेटर, जो कि हर चीज में होती है। रोटर कह लो, घूर्णक कह लो, एक ही बात है। स्टेटर कह लो, स्थिर भाग कह लो, एक ही बात है। देखो, रोटर जो इसका होगा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का होगा। किसका? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का। यहां तक समझ आ गया होगा। अब फेरोमैग्नेटिक जो पदार्थ होगा उसका तो मैंने बना दिया रोटर। अब होगा कैसा? जैसे आपका स्क्विरल केज रोटर होता है ना, अगर मैं उस स्क्विरल केज मोटर को चार टुकड़ों में बांट दूं, चार टुकड़ों में बांट दूं, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का उसके अंदर क्या आ जाएगा?
यानी कि एक तरह से क्या हो जाएगा, सैलिएंट पोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सैलिएंट पोल। अगर मैं सीधी भाषा में आपको बताऊं तो आपका जो रोटर होगा इस तरीके से क्या हो जाएगा, सैलिएंट। यानी कि यहां से यहां तक आपका फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। तो आप इस चीज को समझते हो कि यहां से लेके यहां तक अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा तो यहां पर जो S है रिलक्टेंस का मान कम होगा, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत जल्दी चुंबकित होता है, जिसके रिलक्टेंस का मान बहुत कम होता है। तो अगर मैं यहां से लेके यहां की बात करूं तो यहां पर मैंने गैप छोड़ दिया। गैप मतलब एयर गैप। क्या है, एयर गैप। तो सबको बता दो जितना ज्यादा एयर गैप होता है रिलक्टेंस का मान उतना ज्यादा होता है। तो ये कुछ देखो होगा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का, आकृति सैलिएंट पोल टाइप होगी। और वैसे केज टाइप भी कहीं आ जाए तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सैलिएंट टाइप नहीं है तो वैसे तो इसका क्या होगा, सैलिएंट टाइप। यानी कि टीथ से दांते इसके ऊपर होंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे। इनके अंदर एयर गैप का क्या रखा है मैंने, अंतराल रखा है, जिसके कारण रिलक्टेंस का भी अंतर आ गया। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं स्टेटर की। स्टेटर पर सेम वही कंडीशन, सिंगल फेज वाली, वही आपकी स्टार्टिंग, वही रनिंग और वही स्टार्टिंग और रनिंग, वही दो मेन एक्सिलरी वाइंडिंग होगी, वही आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा। सेम टू सेम कंडीशन ऑफ एज ए इंडक्शन स्प्लिट फेज मोटर। यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन जो मोटर होती है सेम वही कंडीशन होगी, इसके अंदर वही दो सेम वाइंडिंग होगी। यानी कि आप इस चीज को तो समझ गए कि मेरी ये मोटर है ना सेम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की भांति काम करेगी, वही इंडक्शन की भांति चलेगी। इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैंने क्या किया इसके अंदर कि मैंने इन दोनों के बीच में क्या कर दिया, एक फेज एंगल पैदा कर दिया, जिसके कारण इसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। देखो यार ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल मोटर है वही इंडक्शन। बस मैं क्या करूंगा, इसके अंदर खांचे काट दूंगा। बस खांचे काटने से मुझे एक फायदा होगा। वो फायदा क्या होगा मैं आपको समझाता हूं कैसे। बस इस फायदे को समझ गए तो समझ लो मोटर समझ आ गई। मैं आपको तीन कंडीशन बताता हूं, डाया, फेरा और पैरा। इसकी रिलक्टेंस बहुत कम होगी, रिलक्टेंस बहुत कम होगी, इसकी रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होगी। यह मध्यम श्रेणी हो गया। अब बात करते हैं कि क्या कंडीशन होगी अपनी। ठीक है, ये एक नंबर हो गया, ये दो नंबर हो गया, ये तीन नंबर। इसको समझना कैसे। मैंने सबके लिए दो दो टुकड़े रखे हैं मैग्नेट के। यानी कि मेरे इनके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चल रहा है, यहां तक सबको समझ आ गया होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चल रहा है, मैंने क्या किया, दो दो मैग्नेट रखी, इनके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चल रहा है NS की, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत अब होगी, वो क्या होगी, यहां पर मैंने एक टुकड़ा रखा इस तरीके, जो एंगल पे रखा है, यानी टेढ़ा रख दिया, बिल्कुल उसके श्रेणी में नहीं रखा है। यहां पर रखा जो मैंने फेरा पदार्थ होगा, यहां पर रखूंगा जो डाया पदार्थ, पैरा पदार्थ होगा। यहां फेरा रखूंगा या पैरा रखूंगा, और यहां डाया पदार्थ रखूंगा। होगा क्या, एक कंडीशन और समझा दूं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स चल रहा है, इसके अंदर मैंने सीधे रख दिया वही सेम तीन टुकड़े। ये यही पहली कंडीशन इधर समझना। एक नंबर कंडीशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका सीधा जा रहा था ना, मैग्नेटिक फ्लक्स जो सीधा जा रहा था N से S की ओर, उसके बीच में कोई पदार्थ नहीं था, यानी कि एयर गैप था। क्या था, एयर गैप था, यानी कि रिलक्टेंस का मान कुछ ना कुछ था। अब मैंने इसके अंदर एक पदार्थ रख दिया फेरा। फेरा मैग्नेटिक का मैंने रोटर बनाया है, वही फेरा मैग्नेटिक मैंने इसमें रखा है। तो फायदा क्या होगा, फायदा आपको ये होने वाला है कि यहां पर जो S रिलक्टेंस का मान बहुत कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया पैरा मैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं बहुत जल्दी चुंबकित और अचुंबकित होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो रिलक्टेंस का मान होता है वो कम होता है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर से होकर गुजर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर मैंने पैरा रख दिया, यानी कि कुछ हद तक चुंबकित हो सकता है, कुछ हद तक नहीं। यानी कि कुछ दोनों के बीच के मध्य की श्रेणी का जो मैंने पदार्थ इसमें रखा है, उसमें क्या होगा, कुछ तो इसके अंदर से जाएंगी, कुछ साइडों से जाएंगी, क्योंकि इसका रिलक्टेंस का मान इतना भी जीरो नहीं है
जितना इसका था एक तरह से बहुत कम, इसका कुछ ना कुछ है, यानी कि कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर जाएगा, कुछ साइडों से जाएगा। अब बात करते हैं डाया, एग्जांपल फॉर लकड़ी। अब डाया में क्या हुआ जी, चुंबकित हो ही नहीं सकता, चुंबकित हो ही नहीं सकता, तो मेरा यहां पर रिलक्टेंस का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा एयर से भी, तो क्या हो जाएगा, मेरा यहां से चलना स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है साइडों से चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? यहां पर ज्यादा मान था, साइडों से निकल गया, यहां कम मान था रिलक्टेंस का, कुछ अंदर से कुछ बाहर से, यहां बहुत कम रिलक्टेंस का मान था इसके अंदर से। सेम कंडीशन यही होगी। अगर मैं इस टुकड़े को थोड़ा टेढ़ा रख दूं जैसे ये रखा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये इसको अपने अलाइनमेंट में ले लेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो फोर्स लगाएगा वो क्या करेगा, इन दोनों के मध्य एयर गैप कम होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से चलना स्टार्ट होगा। वैसे तो यहां ज्यादा है पर यहां कम है, यहां कम है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे करंट कम प्रतिरोध वाला रास्ता देखता है, सेम एज पर कंडीशन आपका रिलक्टेंस जो होता है वो जहां कम होगा मैग्नेटिक फ्लक्स वहीं से जाने की कोशिश करेगा। तो जब यहां से कोशिश करेगा तो इन दोनों के मध्य एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, एक टॉर्क लगेगा। अगर मैं रोटेटिंग बात करूं तो एक टॉर्क लगेगा, एक बल लगेगा, जिस बल का नाम है रिलक्टेंस टॉर्क, प्रतिस्तंभ बल आघूर्ण, अनिच्छा बल आघूर्ण। क्लियर है? वही बल आघूर्ण क्या करेगा, इस आपके टुकड़े को अपने अलाइनमेंट में ले लेगा और आपका टुकड़ा इस तरीके सीधा हो जाएगा और इनके साथ ही चलना लग जाएगा, इनके अंदर से होते हुए गुजरना शुरू हो जाएगा। यही सेम कंडीशन होगी। इस कंडीशन को दिमाग में रखना, आपको मोटर समझ आ चुकी है। मैंने बना दिया जी आपका स्टेटर, ठीक है। स्टेटर के बीच में रख दिया जी आपका एक, मान लो ये रोटर का टुकड़ा रख दिया, ठीक है। इस तरीके से कुछ रोटर बनाया मैंने, यहां एन है, यहां एस है, यहां एन है, यहां एस है। एक बात है ना, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में फिक्स्ड पोल नहीं बनते। जो मैग्नेट ही होती है, परमानेंट मैग्नेट ही होती है, उसके अंदर फिक्स पोल मान सकते हैं, पर इसके अंदर फिक्स्ड पोल नहीं मान सकते। पर यहां पर तो मैं फिक्स पोल स्टेटर में मान लेता हूं, मैंने इसके अंदर सप्लाई दे दी, यहां से एंटर किया, एन बन गया, एस बन गया, एग्जांपल मान लो। अब क्या होगा, फ्लक्स जो आपका होगा वो यहां से एन से एस की ओर मान लो चल रहा है, तो अब बीच में यहां एयर गैप भी है, यानी कि यहां रिलक्टेंस का मान क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब मैंने आप कहोगे जी यहां वाइंडिंग जो की थी आपने सिंगल फेज की, क्यों की? क्योंकि मैंने सिंगल फेज की करके इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा लिया। एज ए इंडक्शन मोटर मेरा स्टेटर के अंदर जब मेरे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तो एज ए इंडक्शन मोटर मेरा रोटर भी घूमना स्टार्ट हुआ, मेरा रोटर भी घूमना स्टार्ट हुआ। पर आप सभी जानते हैं कि रोटर स्पीड जो होती है वो आपकी हमेशा क्या होती है, कम होती है सिंक्रोनस स्पीड से। आपने ये चीज 3 फेज इंडक्शन में भी पढ़ी होगी, रोटर जो होगा हमेशा पीछे रहता है सिंक्रोनस स्पीड से। अब कहोगी सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड होती है वो होती है, यानी कि जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस गति से घूमता है वो सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है, रोटर जिस गति से घूमता है वो रोटर स्पीड कहलाती है, और इनके बीच का अंतर ही स्लिप कहलाता है। चलो ये भी आपको बताएंगे। तो कहने का मतलब रोटर पीछे घूम रहा है। मान लो ये देखो, यहां पर मैंने रोटर को यहां घुमाया है, आपका फ्लक्स यहां घूम रहा है, यानी कि एन से एस की ओर आपका फ्लक्स जब जाएगा तो यहां पर क्या होगा, रिलक्टेंस का मान ज्यादा होगा। समझना, यहां रिलक्टेंस का मान ज्यादा होगा बजाय यहां रिलक्टेंस का मान बहुत ज्यादा होगा बजाय यहां, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स यहां ना जाकर यहां घूमना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से जब इस तरीके से यहां घूमना स्टार्ट हो जाएगा, तो जब फ्लक्स यहां जाएगा ना, उसको पता लगेगा अरे भाई साहब मैं तो ऐसे ही एयर गैप में जा रहा था, सबसे कम रिलक्टेंस अगर देखा जाए सर्किट में तो मुझे तो यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। तो क्यों ना अपने एक रिलक्टेंस फोर्स लगाएं, इस पे एक बल लगाएं, इसको अपनी स्थिति में ले आए, और जब अपनी स्थिति में आ जाएगा तो अपने इसको पकड़ लेंगे, पकड़ के इसको अपने साथ ही घुमा लेंगे, ताकि अपने को कम से कम रिलक्टेंस वाला रास्ता मिल जाए। वही कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होगी कि आपके यहां रोटर होगा, स्टेटर होगा, यहां रोटर है। अब क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका यहां से जा रहा था वो यहां से जाने की कोशिश करेगा, यहां से जब जाने की कोशिश करेगा तो यहां पर एक इसको क्या लगेगा, रिलक्टेंस टॉर्क। क्या लगेगा? रिलक्टेंस टॉर्क। रिलक्टेंस टॉर्क जब यहां लगेगा तो ये इसको अपनी स्थिति में, जैसे मैंने यहां किया था,
NCS की ज्यादा टुकड़ा ऐसे था, ये टुकड़ा फेरोमैग्नेटिक था, तो ये इसको अपने अलाइनमेंट में कर लेता है ऐसे, उसी प्रकार ये इसको अपने अलाइनमेंट में कर लेगा। जैसे ही इसकी अलाइनमेंट में आएगा, यहां पर क्या हो जाएगी, इंटरलॉकिंग। क्या हो जाएगी, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग होते ही आपका मैग्नेटिक फील्ड इस रोटर को अपनी स्थिति पे घुमाना स्टार्ट कर देगा, अपने साथ घुमाना स्टार्ट कर देगा, अपनी गति से घुमाना स्टार्ट कर देगा। तो भाइयों यहां कंडीशन क्लियर हो चुकी है कि जब रोटर भी अपने स्टेटर की गति से चलने लग जाए या मैग्नेटिक फील्ड की गति से चलने लग जाए, या मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि अपना NR बराबर NS हो जाए ना, तब ये मोटर कहलाएगी सिंक्रोनस मोटर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने दोनों की गति बराबर कर दी, कम रिलक्टेंस का पाथ देके इसने इसको अलाइनमेंट में ला लिया। लॉकिंग होने के साथ दोनों एक ही गति पे घूमेंगे। एक ही गति पे घूमना मतलब सिंक्रोनस मोटर की भांति काम करना, क्योंकि सिंक्रोनस एक मोटर ऐसी है जो सिंक्रोनस मोटर की भांति यानी कि सिंक्रोनस स्पीड पे काम करती है। देखो सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे काम करती है, पर जब वो स्टार्ट होती है तो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड दोनों पिछड़ते हैं। तो अपने क्या करते हैं, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में क्या करते हैं, अपने एक प्राइम मूवर का यूज करते हैं, या मान लो डैंपिंग वाइंडिंग करते हैं, या मान लो आप पोनी मोटर विधि का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, उसको पहले स्टार्ट करते हो। मतलब वो मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, स्टार्ट करके मान लो 4 पोल की है तो आप उसको 15 पे लाओगे ना, 1500 पे, तब उसको छोड़ दो, वो क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर आ जाएगा और घूमने लग जाएगी जी। अब इसमें क्या कंडीशन थी, मैंने सेम कंडीशन की, इसको सेल्फ स्टार्ट किया पहले। सेल्फ स्टार्ट करने के लिए मेरे 2 वाइंडिंग लगाई, एक्सिलरी और मेन, उनके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हुआ तो आपका रोटर घूमने लगा। जैसे जैसे रोटर घूमने लगा तो फील्ड को एक बात पता लगी कि जो अपना रोटर है ना, उनके अंदर अपने रिलक्टेंस जो है वायु की अपेक्षा कम है, तो क्यों ना उनको अपने साथ ले लिया जाए। तो जब वो अपने साथ लेते हैं ना, तो लेने के लिए टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, खिंचाव बल प्रोड्यूस करते हैं, जिसे बोलते हैं रिलक्टेंस टॉर्क। जब प्रतिस्तंभ बल आघूर्ण जनरेट होता है तो वो इसको अपनी ओर खींचता है, अपनी अलाइनमेंट में करके साथ घुमाता है। तो साथ घुमाते ही दोनों की स्पीड बराबर, यानी कि सिंक्रोनस मोटर। इसीलिए अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की भांति कार्य करती है और उसी श्रेणी में आती है। अब अनएक्साइटेड का मतलब ये हो गया कि मैंने 3 फेज मोटर में तो क्या किया था, एक्साइट किया था रोटर को, पर यहां पर मैंने रोटर को कोई सप्लाई नहीं दी, कोई सप्लाई नहीं दी। अब कुछ बातें हैं वो समझना। मैंने कोई आपूर्ति नहीं दी रोटर को कोई आपूर्ति नहीं दी, पहली बात। दूसरा क्या होगा, रोटर आपका फेरामैग्नेटिक पदार्थ का बना होता है। तीसरी बात, स्टार्टिंग में एज ए इंडक्शन मोटर काम करेगा, रनिंग कंडीशन में एज ए सिंक्रोनस मोटर काम करेगा। रनिंग की कंडीशन, स्टार्टिंग की अगर कंडीशन लो तो स्टार्टिंग में एनआर आपका क्या था, कम था, एनएस आपका ज्यादा था। रनिंग कंडीशन जब हुई, जब अलाइनमेंट में आया, लॉकअप हुआ, उससे एनएस और बराबर हो गया आपका एनआर। जब ये कंडीशन आई तब एज ए सिंक्रोनस मोटर काम करने लग गया। तो आपको ये 3 चीजें याद रखनी है, इसीलिए इसको अनउत्तेजित या अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है, सिंगल फेज के अंतर्गत आती है। इसे सेल्फ स्टार्ट करने के लिए मैंने 2 वाइंडिंग यूज की थी। अब एक काम रह गया, कहोगी जी क्या काम, तो सेंट्रीफ्यूगल मैंने शुरू में लगाया था, सेंट्रीफ्यूगल का सेम एज पर कंडीशन वही काम है। 75% स्पीड हो जाएगी तो वो क्या कर देगा, अलग कर देगा। अब बात करते हैं टॉर्क और स्पीड की। तो स्टार्टिंग में आपका टॉर्क जो था वो उच्च क्यों था, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग इतना उच्च भी नहीं था। अगर एच पर पूछा जाए तो सीधा आप कहोगे लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, पर स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस क्यों हुआ, प्रोड्यूस ऐसे हुआ कि आपकी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग जब जुड़ी हुई थी स्टार्टिंग में, तो आपका टॉर्क इस तरीके था। मान लो ये आपकी 70% स्पीड जब आई तो आपकी क्या हुई, स्टार्टिंग हट गई, रनिंग पे मोटर चलती गई तो टॉर्क में कुछ कमी आई। तो ये जो कमी यहां तक आके ये जो कंडीशन आएगी ये कहलाएगी पुल टॉर्क। पुल टॉर्क का मतलब होगा दबाव के कारण जब ये हट गई तो कुछ डाउन हुआ और यहां स्थिर होगा, तो पुल टॉर्क। पहली बात।
और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इसकी स्पीड स्थिर होती है, इसकी स्पीड स्थिर होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, 75 पे जब बाइंडिंग अलग होगी तो वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के कारण ही होगी। अब एक बात बताऊं और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डार्क कर देता हूं कि आपकी एक कंडीशन आई थी जब NS और NR बराबर होगी थी, यानी कि ये आपका NS था, इसी की दिशा में इसी के बराबर NR घूमने लग गया था। यहां तक आप समझे। एक बात याद रखना, फुल लोड का जैसे ही 200% बढ़ेगा, फुल लोड का जब 200% तक बढ़ जाएगा ना, तब ये अपना लॉकअप होने लग जाएगा, जो चुंबकीय ताला है ना वो टूटने शुरू हो जाएगा, यानी कि ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर होने लग जाएगा। क्योंकि यार ऐसे थोड़ी है कि कोई आपने इसके अंदर कोई टोचन लगा के इसको समान किया, नहीं, एक मैग्नेटिक लॉकिंग है ना, तो फुल लोड लगाने से क्या होगा, वही कंडीशन आ जाएगी एज इंडक्शन मोटर। रोटर क्या होगा, पीछे रहने लग जाएगा, स्टेटर आगे हो जाएगा। कितने परसेंट से, फुल लोड के 200% से जैसे ही बढ़ेगा। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो मैग्नेटिक लॉकिंग है वो नॉर्मल कितने, यानी 200% तक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, 200% पे ये चुंबकीय ताला टूटना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये धीरे धीरे आगे होना शुरू हो जाएगा, होगा नहीं, हो जाएगा। और अंतिम जब आएगा तो सीधी सी बात है, जब 500% तक बढ़ जाएगा ना लोड, यानी फुल लोड का 500% होते ही ये मैग्नेटिक लॉकिंग टूट जाएगी, कंडीशन ये हो जाएगी, और यहां की कंडीशन आपकी ये हो जाएगी 500%। 200 पे बैक होना शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक लॉकिंग टूटनी शुरू हो जाएगी, और 500% तक फुल लोड का जब हो जाएगा तो कंडीशन आपकी ये हो जाएगी, यहां आपकी NR आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जा सकता है कि रिलक्टेंस मोटर में चुंबकीय ताला टूटने का परसेंटेज क्या है फुल लोड का। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, अब दो चीजें और रह गई, वो समझो बस। एक तो रहेगा यूजेस, यूज क्या है, और एक रहेगा DOR। तो भाई साहब DOR तो आपको यहीं से पता लग गया होगा, जब मैंने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की भांति काम करवाया है ना इसको स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में जब DOR इसमें बनी थी, रोटेशन जब हुई थी, घूमने की स्थिति, तो वो आप स्टार्टिंग रनिंग के कनेक्शन चेंज करके भी DOR चेंज कर लोगे। मेरा स्टार्टिंग में इधर घूमना शुरू हुआ, अगर इधर घुमाना है, स्टार्टिंग या रनिंग दोनों में से किसी एक के चेंज करो। अगर दोनों के कर दिए तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप सेंट्रीफ्यूगल के C1 और C2 टर्मिनल आपस में चेंज करोगे, कोई मतलब नहीं है, कोई DOR चेंज नहीं होगी। सप्लाई के अगर S1 S2 आपस में चेंज करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। स्टार्टिंग या रनिंग एक के चेंज करो, आपका जो रोटर था इधर घूमना, अगर स्टार्ट हुआ था इधर हो जाएगा, अगर इधर हुआ था इधर हो जाएगा। ये तो हुई DOR। यूजेस की अगर बात करें तो आपका टेली प्रिंटर हो गया, सिग्नलिंग डिवाइस हो गए, सांकेतिक उपकरण सिग्नलिंग डिवाइस हो गए, टेली प्रिंटर हो गया, लिसनिंग डिवाइस हो गए। लिसनिंग डिवाइस मतलब सुनने के लिए जो उपकरण यूज किए जाते हैं, टेली प्रिंटर हो गया, सिग्नलिंग डिवाइस हो गए, और आपका ये हो गया लिसनिंग डिवाइस हो गए, या फिर आपका हो गया ऑटोमेटिक रेगुलेटर हो गए, या आपके ऑटोमेटिक टाइमर हो गए। तो ये कुछ इसके उपयोग हैं। मैंने आपको 50 बार ये बात पहले बताई, अभी लास्ट बता देता हूं। यूजेस कुछ एक ऐसे होते हैं जो हर जगह एक मोटर का फिक्स मिलेगा। एग्जाम्पल फॉर, अगर मैं मिक्सर ग्राइंडर आपसे पूछूं तो आज भी यहां भी अगर आप किसी भी यूट्यूब पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ोगे आपको यूनिवर्सल मिलेगी, बुक्स में पढ़ोगे तो भी यूनिवर्सल मिलेगी, क्योंकि आपको ये बात पता है कि यूनिवर्सल मोटर में स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए, और एकमात्र ऐसी मोटर है यूनिवर्सल जिसकी स्पीड 3000 से ऊपर होती है एसी में। तो आपको हमेशा क्वेश्चन के अभिलक्षणों से पता लग जाएगा कि वो क्वेश्चन में जिस उपकरण का डिमांड कर रहा है तो उस उपकरण की क्या डिमांड है, तो कैसी रोटर स्पीड, कैसी स्टेटर, क्या वो आपसे मांगता है, उस तरीके से आपसे एक ऑप्शन दिया होगा जो कि सभी से भिन्न होगा। ये सब तो एक सीधी सी बात कह दो रटाई चीजें हैं जी। आपको ऐसी चीजें यहां से और जगह मिलने लग जाएगी जो किसी और मोटर में भी यूज हो रही होगी। तो कुछ एक ऐसी चीजें होती है जो रटनी चाहिए, बाकी तो इनके अभिलक्षण पढ़ने चाहिए, इनकी
विशेषताएं पढ़नी चाहिए, उस विशेषता के अनुसार आप ये सिद्ध कर सकते हो, ये तय कर सकते हो कि मेरी कौन सी मोटर इनमें से उत्तर होगा। ठीक है, डीआर होगी, यूजेस हो गए, वर्किंग होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, रोटर हो गया, रिलक्टेंस टॉर्क हो गया, स्टेटर हो गया, किस पदार्थ का बना है, कैसे काम करेगा, रिलक्टेंस क्या है, सब हो गया। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर किया करो यार, बाकी आपकी इच्छा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।